गुड मॉर्निंग बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, अपने घर पर होंगे और हमारा जो सरकार के द्वारा, हरियाणा सरकार के द्वारा जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसका आप आनंद उठा रहे होंगे। हम घर से पढ़ो कार्यक्रम के अंतर्गत जितने भी हमारे विकलांग बच्चे हैं या स्पेशल एबल्ड बच्चे हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं। उनकी ऑनलाइन एजुकेशन का जिम्मा, स्पेशल एजुकेशन का जिम्मा स्पेशल टीचर का है और उनके साथ रोज़ नई नई वीडियो शेयर करते हैं, नए नए ऑनलाइन प्रोग्राम शेयर करते हैं, बहुत सारी चीज़ें उनके साथ शेयर करते हैं। उनके अच्छे रिस्पॉन्स आते हैं और लगता है कि उनको भी इस चीज़ का यूटिलाइजेशन, ऑनलाइन एजुकेशन का यूटिलाइजेशन हो रहा है। हम बात करते हैं घर से पढ़ो कार्यक्रम में कक्षा 6 की। आज साइंस का टॉपिक हम आपके साथ लेके आए। मैं आपका टीचर अजय, GG++ मॉडल टाउन से, ब्लॉक रोहतक। कक्षा 6 का लेसन नंबर 14। हम आज एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़े हैं। ये हमारा जो टॉपिक है वो है जल को लेके। हमारा जो, जिसको हम पानी कहते हैं, हमारी बॉडी का 75% पानी है, तो उसकी उपयोगिता हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा उपयोगी है हमारे लिए हमारा सांस श्वसन, जिसके बिना हम 1 मिनट नहीं रह सकते, पानी के बिना हम 1 दिन नहीं रह सकते और खाने के बिना हम 1 महीना तक हम जीवित नहीं रह सकते। तो हमारे लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है 75% हमारी बॉडी का जो पार्ट है वो है जल। मान लीजिए किसी कारणवश आपके परिवार को 1 सप्ताह तक प्रतिदिन 1 बाल्टी जल मिलता है। कल्पना कीजिए तब क्या होगा। क्या आप खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, स्नान करना जैसे कार्य कर पाएंगे? इसके अतिरिक्त अन्य कौन से कार्य, ऐसे क्रियाकलाप हैं जिनको आप नहीं कर पाएंगे? यदि आप लंबे समय तक हमें आसानी से जल प्राप्त नहीं होगा तो क्या होगा? बिना जल की हम कल्पना कर रहे हैं कि यदि हमें पानी ना मिले या हमारे को 1 बाल्टी पानी मिले सुबह से लेकर शाम तक, तो हम ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटी हैं जो ना करेंगे? पानी के अतिरिक्त बहुत से ऐसे क्रियाकलाप हैं जिनके लिए हम जल का उपयोग करते हैं। क्या आपको यह अनुमान है कि हम 1 दिन में जल की कितनी मात्रा का उपयोग करते हैं प्रतिदिन? हम उन सभी क्रियाकलापों की सूची बनाएं जिनसे आप जल का उपयोग करते हैं। पूरे दिन में आप और आपके परिवार के सदस्यों द्वारा प्रत्येक जल की मात्रा का माप, मतलब मोटा मोटा आपके सामने एक टेबल है, उसमें हम पीने के पानी के लिए कितना, पीने में कितना, ब्रश करने में, नहाने में, बर्तन साफ करने में, कपड़े धोने में, शौचालय में, फर्श साफ करने में, कोई अन्य एक्टिविटी, कार या बाइक साफ करने में, हम जिनमें भी पानी का उपयोग करते हैं, उपयोग जो भी हमारा उपयोग होता है उसकी मात्रा लिखें। अब आप ये जान गए होंगे कि प्रतिदिन आपके परिवार में लगभग कितने जल का उपयोग होता है। इसकी जानकारी का उपयोग करने या गणना कीजिए कि आपके परिवार को 1 वर्ष में कितने जल की आवश्यकता होती है। अब जल की इस मात्रा को अपने परिवार के सदस्यों की संख्या में विभाजित कीजिए। यह आपके परिवार के एक सदस्य की 1 वर्ष की जल की आवश्यकता का ज्ञान कराएगा आपके। इस प्रकार हम ये पूरी की पूरी परिवार के सदस्य की जो हमारी जल का उपयोग की मात्रा है वो निकाल सकते हैं। 1 आदमी की निकाल सकते हैं, 1 शहर की निकाल सकते हैं, गांव की निकाल सकते हैं। आपने ऐसे बहुत से क्रियाकलापों की सूची बनाई जिनमें आप जल के उपयोग करते हैं। क्या आप सोचते हैं कि हमारी जल की आवश्यकता इसी प्रकार से क्रियाकलापों तक ही सीमित है? इसके अलावा भी हमारे जो क्रियाकलाप है जिनके लिए हमें जल की आवश्यकता होती है, जैसे कि हम गेहूं, चावल, दालें, सब्जियां, बहुत सी खाने की वस्तुओं का प्रतिदिन उपयोग करते हैं। हम जानते हैं कि कुछ रेशे जिनका उपयोग हम कपड़ा बनाने के लिए करते हैं पौधों से ही प्राप्त होते हैं। क्या इन्हें उगाने के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती? क्या आप जल के लिए कुछ और उपयोग सोच सकते हैं? हमारे उपयोग की मोस्टली जो चीज़ें हमारी वो डिपेंड्स ऑन वाटर, या हमारे जल के उपयोग, जल के ऊपर जल जिनके लिए जरूरी है। सभी वस्तुओं के उत्पादन में जल का उपयोग किया जाता है। इसे जल का उपयोग केवल दैनिक कार्यों के लिए नहीं वरना बहुत सी वस्तुओं के उत्पादन के लिए भी होता है। हम जल कहाँ से प्राप्त करते हैं? अब जल के जो रिसोर्सेज है उनके बारे में बात करें तो हम कहाँ से प्राप्त करते हैं अपने उपयोग के लिए? आप जल कहाँ से प्राप्त करते हैं? आप में से कुछ कहेंगे हम नदियों से, झरनों से, तालाबों से, कुओं से, हैंडपंप से जल प्राप्त करते हैं। कुछ अन्य यह भी कह सकते हैं हम जल टोटियों से प्राप्त कर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि टोटियों में जल कहाँ से आता है? जो हमारी टोटियाँ होती हैं उनमें जल कहाँ से आता है? टोटियों के द्वारा जो जल हम प्राप्त करते हैं वह जल भी कभी झील, नदी या किसी कुएं से प्राप्त किया जाता है, जिसकी आपूर्ति फिर पाइपों के नेटवर्क द्वारा नदियों, झीलों और कुएं से जल टोटियों में आता है। हम
हम में से प्रत्येक का अपने घरों में जल प्राप्त करने का ढंग भिन्न हो सकता है, अतः हम सबके जल के लिए एक से ही स्रोत हैं, तालाब, झील, नदी और कुएं। हमने ये चर्चा में कुछ जल स्रोतों का उल्लेख किया। इन तालाबों, नदियों, झीलों तथा कुओं को भरने के लिए जल कहाँ से आता है? महासागर जो हमारा पीने का जो पानी है वो तो बहुत कम है, 2% के आसपास है, लेकिन हमारा जो 75% है जो जल हमारा 73% वो हमारा मोस्टली महासागरों में है, जो पृथ्वी को घेरे हुए 2/3 भाग हमारा जल से घिरा हुआ है। पृथ्वी का 2/3 भाग हमारा जल से घिरा हुआ है। इस जल का अधिकांश भाग समुद्रों और महासागरों में, 2/3 भाग जो हमारा जल का है वो समुद्रों महासागरों में, लेकिन वो पीने लायक नहीं है। जो हमारा वो जल महासागरों समुद्रों में वो पीने लायक नहीं है। समुद्रों महासागरों के जल में बहुत से लवण घुले होते हैं जिससे जल खारा होता है, इसलिए पीने के लिए अनुपयुक्त है तथा अन्य घरेलू कृषि कार्य उपयोग उद्योगों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उचित नहीं है। कदाचित आपने एसटी क्लोरेज द्वारा 1798 में लिखी गई कविता राइम ऑफ द इनिशिएट मैरिनर की ये पंक्तियां सुने, हर जगह जल ही जल, पीने के लिए कोई बूंद नहीं। तो ये जो हमारा 2/3 भाग है, इसकी जो स्थिति है वो ऐसे है कि हर जगह जल ही जल, पीने के लिए कोई बूंद नहीं। लेकिन आजकल नई नई टेक्नोलॉजी से हम समुद्र के जल को भी, खारे पानी को भी पीने लायक बना सकते हैं। यहाँ कवि ने महासागर में भटके किसी जहाज के नाविक की करुण गाथा का उल्लेख किया। जब कोई नाविक समुद्र में या किसी महासागर में रास्ता भटक जाता है और उसके रिसोर्सेज खत्म हो जाएं, तो उसको पीने के पानी की सबसे ज्यादा समस्या आती है और वो पानी के अंदर ही खड़ा रहता है और पानी के अंदर रह के वो प्यासा रहता है। फिर भी महासागर हमारे उपयोग के लिए जल आपूर्ति के आवश्यक भूमिका निभाते हैं। क्या आपको यह आश्चर्यजनक नहीं लगता कि आखिरकार जो जल हम उपयोग करते हैं वह खारा नहीं होता? इसमें से बहुत से लोग महासागरों से बहुत अधिक दूरी पर रहते हैं। क्या इन शैतानों की जल आपूर्ति भी महासागरों पर निर्भर करती है? महासागरों का जल उन तालाबों, झीलों, नदियों, कुओं में कैसे पहुंचता है जो में जल की आपूर्ति करते हैं? ऐसा क्यों है कि इन स्रोतों का जल कभी किसी प्रकार से खारा नहीं होता? उसे समझने के लिए हमें जल चक्र के विषय को जानना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे जो जल चक्र, हमें हर रिसोर्स में, नदी, झरना, तालाब और समुद्रों में जल कैसे एक दूसरे का सर्कुलेशन कैसे है, कि हम जल चक्र के बारे में बात करेंगे। आपने कितनी बार यह देखा कि फर्श पर फैला जल कुछ समय बाद सूख जाता है, यह जल विलुप्त होता प्रतीत होता है। इस प्रकार गीले कपड़े जो सूखते समय भी जल विलुप्त हो जाता है। वर्षा के पश्चात गीली सड़कों, छतों तथा अन्य स्थानों से भी जल विलुप्त हो जाता है। जल कहाँ जाता है? जब भी हमारी बारिश होती है या कोई भी गीला कपड़ा या हमारा फर्श या कोई भी हमारा जमीन पर फैला हुआ पानी हमें थोड़ी देर बाद या जैसा भी जितना भी ज़्यादा उसका क्वांटिटी होगी वो उतना ज़्यादा टाइम लेगा सूखने के लिए। तो ये जाता कहाँ है? सबसे बड़ा विषय आता है, ये जाता कहाँ है? क्या आपको हमने एक अध्याय 5 में क्रियाकलाप 6 आपको याद होगा, जिसमें हमने जल को गर्म किया था, जिसमें नमक घुला था। हमने पाया कि जल वाष्पित हो गया तथा नमक शेष रह गया। इस क्रियाकलाप में हमें यह बोध होता है कि गर्म करने पर जल जलवाष्प में परिवर्तित हो जाता है। इस क्रियाकलाप से हम यह भी अनुभव करते हैं कि जलवाष्प अपने साथ लवणों को वहन नहीं करती है। इस प्रकार बनी जलवाष्प वायु का एक भाग बन जाती है, जिसे प्राय देखा नहीं जा सकता। हमने यह भी पाया कि जल को गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए उसे गर्म करना अनिवार्य है। तथापि हमने यह देखा कि खेतों, सड़कों, छतों तथा अन्य जमीनी क्षेत्रों से भी जल जलवाष्प में परिवर्तित होता रहता है। अध्याय 5 में हमने यह भी उल्लेख किया कि महासागरों का खारा जल भी गहरे गड्ढों में छूट जाता है, वाष्पन के परिणाम स्वरूप नमक के ढेर के रूप में एकत्रित हो जाता है। जो महासागरों का जल भी आगे के गड्ढों में, मतलब समुद्र के साथ लगते, जब बड़ी लहर आती है तो आगे जो गड्ढे होते हैं उनमें यदि ये समुद्र का पानी इकट्ठा हो गया तो वाष्पन के कारण वो पानी तो वाष्प हो जाएगा और वो नमक है वो वहां का वहां रह सकता है, मतलब वो नमक वाष्पन में नहीं आता। वाष्पन के लिए आवश्यक है उष्मा जल को कहां से प्राप्त होती है, ये इसका पता लगाएं। वाष्पन के लिए आप सभी जानते हो, वाष्पन के लिए हमारे धूप से हमें जो वाष्पीकरण होता है, दिन के समय सूर्य किरणें महासागरों, नदी
तालाबों में भरे जल पर पड़ती हैं। खेत तथा अन्य भूमि क्षेत्र भी सूर्य की किरणों को ग्रहण करते हैं। इसके फलस्वरूप इन सभी का जल निरंतर वाष्प में परिवर्तित होता रहता है, तथापि जल में खुले लवण शेष इसके फलस्वरूप वायु में जल वाष्प निरंतर मिलती रहती है तथा जल का वाष्पन एक धीमी प्रक्रिया है। यही कारण है कि जल से भरी किसी बाल्टी से जल की इस स्थिति को हम बहुत कम देख पाते हैं। सूर्य के प्रकाश में वाष्पन तेजी से होता रहता है। जल को किसी बर्नर पर गर्म करने पर वाष्पन और अधिक तेजी से होता है। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा हमारा वाष्पन होगा। पौधों द्वारा जल की क्षति, अब वाष्पन होगा तो उससे क्लाउड बनेंगे, क्लाउड बनने के बाद उससे बारिश होगी, और बारिश जहाँ जहाँ होगी उससे हमें नदी नाले, यदि बारिश के भी दो पैटर्न है, एक तो बारिश बूंदों के रूप में होगी, एक बारिश हमारी जो बर्फ गिरती है वो भी एक बारिश का एक एग्जाम्पल है। यदि हमारा बर्फ के रूप में गिरेगी तो वो बहुत दिन तक वहाँ, जब तक टेम्परेचर वहाँ बढ़ेगा नहीं, जब तक टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं तब तक वो बर्फ रहेगी। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा बर्फ पिघलने लगेगी, और उससे हमारी जब बारिश का सीजन चला जाएगा उसके बाद हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको रिचार्ज करने का वो काम करेगी। तो हमारा जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, नदी नालों से हमारा जल पृथ्वी के जितने भी लोग हैं उनके उपयोग के बाद जो भी जल हमारा नदियों में वापस आता है वो फिर हमारा महासागर का पार्ट बन जाता है, वो महासागर में चला जाता है। तो इस प्रकार का पूरा ये साइकिल चलता रहता है, जिससे हमें जल की उपलब्धता बनी रहती है। पौधों द्वारा जल की क्षति, आपने सभी पौधों को वृद्धि के लिए जल की आवश्यकता होती है। पौधे इस जल की कुछ मात्रा का उपयोग अपना भोजन बनाने में करते हैं, कुछ मात्रा के विभिन्न भागों में सुरक्षित रखते हैं। पौधे इस जल का शेष भाग जो वाष्पीकरण है वह उसमें प्रक्रम द्वारा जल वाष्प के रूप में वायु में मुक्त कर देते हैं। आइए बात करते हैं, वायु में जल वाष्पन और संघनन के प्रक्रमों द्वारा प्रवेश करता है तो यह जल सदा के लिए लुप्त हो जाता है, नहीं हमें पुनः प्राप्त हो जाता है, जैसा कि हम देखेंगे। जैसे हमने बात की कि वर्षा और हिम के रूप में पृथ्वी के विभिन्न भागों में आए जल क्या होता है, प्राय समस्त भूपृष्ठ महासागरों के तल से ऊंचे हैं। वर्षा और हिम के रूप में भूमि पर गिरा अधिकांश जल अत्यंत महासागरों में वापस चला जाता है। वे विभिन्न ढंगों से होता है। पर्वतों पर हिम पिघलकर जल बन जाती है। यह जल पहाड़ों से, झरनों से नदियों के रूप में नीचे गिरता है। कुछ जल जो वर्षा के रूप में भूमि पर गिरता है वह भी नदियों और झरनों के रूप में बह जाता है। अधिकांश नदियां भूमि पर लंबी दूरी तय करती है तथा किसी समुद्र या महासागर में गिर जाती हैं, तथा भी कुछ नदियों का जल झीलों में बह जाता है। वर्षा का जल भी झीलों और तालाबों को भर देता है। वर्षा के जल का कुछ भाग भूमि द्वारा सोख लिया जाता है और मृदा में जो हमारी मिट्टी में विलुप्त हुआ प्रतीत होता है। यह जल का कुछ भाग वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन द्वारा वापस वायु में चला जाता है। शेष जल धीरे धीरे भूमि के नीचे रिसता है। इस जल का अधिकांश भाग हम भौम जल के रूप में उपलब्ध हो जाता है। कुओं का वर्ण, ये जो भौम जल है, मिट्टी में यदि हमारा जल रिसता हुआ नीचे जाता है तो उसको हम ट्यूबवेल से, कुओं से, तालाबों से उसको निकालते हैं, तो वो हमारा भौम जल है। इसी प्रकार कुछ झीलों के जल का स्रोत ही भौम जल ही होता है। हैंडपंप या नलकूप से खींचा गया जल भौम जल से ही आता है। जिन क्षेत्रों में अधिक हैंडपंप या नलकूप उपयोग होते हैं वहाँ भौम जल प्राप्त करने के लिए गहरी खुदाई की आवश्यकता होती है, तो उपयोग के कारण भौम जल के स्तर की यह चिंता आवश्यक है। मतलब पूरा का पूरा हमारा जो साइकिल है वो ऐसे चलता है कि यदि हमारा वाटर रिचार्ज भी हुआ है पानी इसमें मिट्टी में, तो उसको भी हम इन प्रोसेस से, ट्यूबवेल से, इन सारी चीज़ों से हम उसको निकाल लेते हैं। तो पूरा का पूरा साइकिल एज इट इज मेंटेन रहता है। वाष्पीकरण के साथ साथ नदियों के साथ साथ झरनों के कारण और हमारा तालाबों के कारण, हमारा बारिश के कारण वो सारी चीज़ें एज इट इज बनी रहती हैं। ये पूरा का पूरा जल चक्कर भूमि की सतह पर वर्षा रूपी जल ओले हिम के रूप में महासागरों में वापस पहुंच जाता है। हम ये सब जान चुके हैं। इस प्रकार जल पृथ्वी की ऊपरी सतह से जल वाष्प के रूप में वायु में जाता है। वर्षा ओलों या हिम के रूप में वापस लौटता है
और अंत में महासागरों में लौट जाता है। जल के इस प्रकार चक्र को पूरा करने के लिए हम इसको जल चक्कर कहते हैं। ये पूरा का पूरा जो चक्कर है ये हमारा जल चक्कर कहलाता है। ये इसकी जो प्रक्रिया हमने आपके साथ डिस्कस की वो आपको समझ में आई होगी, और किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो हम दोबारा से मैसेज के थ्रू पूछ सकता है या अपना क्वेश्चन रेज कर सकता है। धन्यवाद।